नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टंकराम वर्मा जी, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, पेशे से पहले शिक्षक रहे हैं, उसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा। किस तरह से अपने सफर को देखते हैं, उनके पास 4 विभाग भी हैं, किस तरह से वहां पर काम हो रहे हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पेशे से आप शिक्षक रहे हैं, उसके बाद राजनीति में आए, तो शिक्षक के तौर पर राजनीतिक सफर कैसा रहा, या शिक्षक से लेकर राजनीति तक का सफर कैसा रहा, और आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? देखिए, शुरू से एक मन में भाव था कि समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना है। मैं शासकीय सेवा में था जी। उस समय भी मैं गांव के क्षेत्र के कामों में हाथ बटाता था और लोगों की सेवा करता था जो बन सकता था, चाहे गांव के विकास की बात हो, चाहे व्यक्तिगत किसी को सहयोग करने की बात है, दीन दुखी हैं, ज़रूरतमंद लोगों का हमेशा सहयोग करता था। तो मन में भाव था कि मैं आगे चल कर के मैं कुछ अच्छा काम करूं, चाहे गांव के विकास हो, क्षेत्र का विकास हो। तो मैं शिक्षकीय कार्य करते करते मैंने एक फाउंडेशन के माध्यम से, क्योंकि शुरू से मेरा लगाव भी था राम कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में, तो मैं अपने पिताजी के नाम से जो फाउंडेशन है, स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन, उसमें मैं काम करता था और उसी से मुझको जो है वहाँ पे लोकप्रियता मिली। और एक ऐसा अवसर आया कि मुझको जिला पंचायत चुनाव लड़ना पड़ा रायपुर जिले के तिल्दा ब्लॉक से, और फिर मैं जिला पंचायत रायपुर का उपाध्यक्ष बना। भारतीय जनता पार्टी को मैं इसलिए चुना कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रभक्त पार्टी है जो अपने लिए नहीं देश के लिए सोचता है। उनका प्रथम ये रहता है राष्ट्र, फिर दूसरे नंबर पे पार्टी, फिर तीसरे नंबर पे परिवार। तो जो पार्टी देश के लिए समर्पित भाव से जो काम कर रही है, देश को बढ़ाने के लिए, देश के मान सम्मान के लिए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चुना। और चूँकि हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड भी जनसंघ से है, भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत से ही है, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को पढ़े हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को पढ़े हैं, अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धेय, उनको हमने देखा भी है, पढ़ा भी है, उनके जीवन को। तो भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही है हमारे पारिवारिक, और पार्टी ने अवसर दिया, रायपुर जिला ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया, फिर विधानसभा 2000 का प्रत्याशी बनाया, चुन करके आए, और हमारे पार्टी के नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने, राज्य के नेताओं ने हमको मंत्रिमंडल में स्थान दिया। इसके लिए हम हृदय से हमारे सभी नेताओं और पार्टी संगठन के नेताओं के प्रति हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जी, एक चीज, हमारे पंचायत से भी आप जुड़े रहे हैं, अभी निकाय चुनाव होने हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं, पार्टी कितनी तैयार है, किस तरह के कैंडिडेट्स हो सकते हैं? देखिए, हमारी पार्टी जो है चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है और हमेशा 12 महीना कार्यक्रम कुछ न कुछ चलते रहता है। ये पंचायत चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है ग्रामीण विकास के लिए। देखिए, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की मेन एजेंसी तो ग्राम पंचायत है, सारे वहीं से लागू होता है। तो मेरा मानना ये रहता है कि ग्राम पंचायत में एक अच्छा आदमी चुन करके आना चाहिए। जब आदमी अच्छा चुन करके आएगा तो उस गांव का विकास भी होगा। मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहते हुए मैंने अपने क्षेत्र में बहुत से काम कराए, चाहे निर्माण की बात हो, चाहे जन जागरूकता की बात हो, चाहे नशा मुक्ति अभियान की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, मैंने सभी क्षेत्रों में काम किया है। और अभी जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, एक गांव के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए। जी, तो अच्छा प्रतिनिधि जो है चुन करके आना चाहिए। बिल्कुल। अब बीजेपी सरकार में रही सर, 3 बार सत्ता में रही बीजेपी, लेकिन बलौदाबाजार से कोई मंत्री नहीं रहा था, पहले मंत्री बने और अंचल में बहुत खुशी का माहौल था। तो रिस्पांस किस तरह का है उधर? देखिए, पहले बार वहाँ मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस में भी नहीं थे अभी तक से। मैंने बलौदाबाजार में पहले बार मंत्री परिषद में स्थान मिला है। तो मंत्री बनने के बाद क्षेत्र की लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है, और अपेक्षा बढ़ना स्वाभाविक है कि जब मंत्री रहते हैं तो क्षेत्र में बड़ा बड़ा काम की उम्मीद करते हैं। और
वाकई में हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारा बलौदाबाजार विधानसभा भी आगे बढ़े, और हमने बहुत सा बड़ा बड़ा काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा करवाए हैं। चाहे हम इंडोर स्टेडियम की बात करें, बाईपास रोड की बात करें, तो बहुत सारा उपलब्धि मिली है। जी, अभी बीच में आप काफी सरल हैं स्वभाव से। अभी मैंने देखा था, अभी हसदेव का एक मुद्दा सामने आया था पेड़ कटाई से जुड़ा हुआ, विपक्ष ने चिट्ठी भी लिखी और आपने बेहद सरल तरीके से उसका जवाब दिया। तो मैं विपक्ष को लेकर ही सवाल आपसे करना चाहूंगी, कांग्रेस का भविष्य क्या नजर आता है आपको? राहुल गांधी का भविष्य क्या देखते हैं आप? देखिए, ज्यादा दूर नहीं जाए, हम तो विधानसभा से ही बात करते हैं कि विधानसभा में क्या उनका हसरत हुआ, और उसके बाद लोकसभा में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि लोकसभा में 2 सीटें मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। परिणाम आपको पता है। वैसे बोलते हैं कि निगम चुनाव में और पंचायत चुनाव में, मैं दावे से कहता हूं कि निगम के चुनाव और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुन करके आएंगे। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बैठी है, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इतना काम हो रहा है कि चाहे हम महतारी वंदन की बात करें, किसान को 2 साल बोनस देने की बात करें, चाहे धान की अंतर राशि देने की बात करें, चाहे तेंदुपत्ता बोनस की बात करें, स्वामित्व योजना कार्ड देने की बात करें, और आज तो बहुत बड़ी योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्चिंग किया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मजदूर कल्याण योजना, जिसमें हितग्राहियों को 10-10 हज़ार रुपये एक मुश्त देंगे। और ऐसे हमारे प्रदेश में करीब 5,62,112 हितग्राही हैं जी, जिनको फायदा होगा। जी, 2-3 सवाल और है सर। आपके पास खेल विभाग भी है, राजस्व विभाग भी आपके पास ही है। पिछले दिनों पटवारियों की काफी डिमांड थी कि हमें जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही है, तो उसे लेकर कुछ विचार किया है अभी सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से? देखिए, पटवारियों का जो अभी लोग ऑनलाइन काम बंद कर दिए हैं, तो सचिव को और अपने संचालक भू अभिलेख को निर्देश दिए हैं, उनके साथ उनकी बैठक हो रही है और आजकल में इसमें निर्णय हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जल्दी उन्हें समाधान मिल जाएगा। खेल विभाग से जुड़ा मेरा एक सवाल है। हम देखते हैं, देखिए हरियाणा बहुत आगे है खेल में, उसका प्रदर्शन हर बार अच्छा होता है। हमारे प्रदेश में भी तमाम तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ से बहुत कम ही खिलाड़ी है, मेरे ख्याल से गिनती में शायद नहीं भी होंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर पाए। देखिए, जब यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी 15 साल जी, तो उस समय इतना काम हुआ खेल विभाग में। आप देखें कई जगह स्टेडियम का निर्माण हुआ, ऑडिटोरियम का निर्माण हुआ, खेल मैदान बनाए गए, और प्रतिभावान हमारे जो खिलाड़ी हैं उसको सम्मानित किए गए। स्पेशली अलंकरण समारोह का आयोजन होता था, उत्कृष्ट खिलाड़ी की सूची घोषित होती थी, और उनको शासकीय नौकरी में 2% का आरक्षण दिया जाता था। बहुत लोगों की नौकरी लगी, लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद ये सब चीज बंद कर दिए, तो 5 साल में खेल विभाग बहुत पीछे चला गया। अब हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार आते ही फिर से अलंकरण समारोह शुरू कर दिए। हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं उनको उनका अधिकार दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि बस्तर ओलंपिक जी, वो जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में उल्लेख किया है, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, और हमारे बस्तर के युवा युवती 1,65,000 लोगों ने भाग लिया, और ये बस्तर ओलंपिक सफल रहा। वहाँ के युवा अब मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने एक ड्रोन प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, ड्रोन के जरिए जमीन की निगरानी की जाएगी, उसे लेकर मतलब किस तरह से प्रोसेस कर रही है सरकार? ये आधुनिक तकनीकी है, ड्रोन सर्वे और जियो रेफरेंसिंग। अभी जो स्वामित्व कार्ड योजना आप दे रहे हैं वो ड्रोन से सर्वे हुए हैं, और डिजिटल कैमरा, डिजिटल उसमें नक्शा बनाया गया है। केंद्र सरकार की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है स्वामित्व योजना, और इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है। हमारे प्रदेश में करीब 61,000 लोगों का भी स्वामित्व कार्ड योजना जो है बढ़ गई है, और करीब प्रदेश में पूरे एक अनुमान है कि 10 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। सर, युवाओं को लेकर सरकार का क्या विजन है, किस तरह से उनके लिए काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, आज ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से लोगों को अनुकंपा नियुक्ति आज प्रदान की है, और युवाओं के लिए खेल में, नौकरी में उनका एक अवसर दे रहे हैं।
अभी युवा महोत्सव में यहाँ के 75 बच्चों को जो कला, साहित्य, खेल, चित्रकारी इनमें जो चिन्हांकित किए गए थे, 75 बच्चे को वहाँ भेजे हैं दिल्ली, और वहाँ ये सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए हैं। बच्चे बहुत खुश थे। उसी तरह से हम जब रायपुर में छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव का आयोजन किए, इसमें हमारे प्रदेश के 3500 हमारे युवाओं ने भाग लिया, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो सामूहिक में और एकल में आए उन सबको पुरस्कार भी दिए और राशि देकर के सम्मानित भी किया। एक सवाल और, आप कई मंत्रियों से जुड़े रहे हैं जी, उनके काफी नजदीक रहे हैं, तो क्या वो अनुभव काम आता है सर? हाँ जी, पुराने काम जो किए रहोगे तो काम ही आता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई हम नया काम कर रहे हैं, क्योंकि उस काम को करते 20-25 साल से वही काम कर रहे हैं, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई अनुभव अगर आप साझा करना चाहें तो मंत्री होने के बाद? नहीं, देखिए जो प्रक्रिया है, शासकीय प्रक्रिया है, वो सब वही रूटीन का काम रहता है, कोई नया चीज नहीं लगता। युवा महोत्सव में आपके वीडियो काफी वायरल हुए हैं, शायद आपकी जानकारी में होंगे। आपने जो गायक अनुज है उनके साथ आपने ताल में ताल मिलाकर जो गाना गाया वो काफी वायरल है, और युवा उसे देखकर काफी पसंद भी कर रहे हैं। तो एशियन न्यूज पर मैं चाहूंगी प्लीज आप अगर 2 शब्द या 2 लाइन अगर गुनगुना दे। देखिए, अनुज शर्मा जी तो हमारे गौरव हैं, पद्मश्री हैं जी, और बहुत बड़े गायक हैं, कलाकार हैं। नहीं, लेकिन आप भी कम नहीं नजर आ रहे थे मंच पर, मैंने भी देखा था वो वीडियो। तो चलिए, लक्ष्मण मस्तूरिया जी का बहुत सुंदर 2 लाइन है, बहुत अच्छे लिखते थे जी। लक्ष्मण मस्तूरिया जी यहाँ के छत्तीसगढ़ की भाषा, बोली, खान पान, जल, जंगल, जमीन और हमारे गांव के बारे में लिखते थे, और उनका जो गीत जो है हृदय को छू लेने वाला रहता था। तो मैं उसी में का 2 लाइन जो है गुनगुना रहा हूँ। माया नहीं चिन्ह रे देश विदेशी, माया के मोल न तोल, जात भी जात न जाने रे माया, माया माया रुके बोल, काया माया सब नाच नचावे, काया माया सब नाच नचावे, माया के एक नजरिया, पतले जरे गाड़ी वाला, पतले जले जा गाड़ी वाला रे, मोरे गाँव के, मोरे नाम के, मोरे काम के, पतले जा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। मतलब छत्तीसगढ़ी तो खैर आप ला आते ही, लेकिन वो गाना के माध्यम से घर दिख जाते। खैर, छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं में हम कैसे लोगों में जगाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा हर कोई बोलना उतना हिचकिचाहट अभी भी है लोगों के अंदर। नहीं, देखिए, अब आपके साथ तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, जनरली तो हम तो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, बात करते हैं, और अच्छा लगता है, बहुत सहज सरल लगता है ना। अब उसमें ये भी नहीं लगता कि कहाँ पे मात्रा में गलती हो गई, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहाँ गलती हो गया, छत्तीसगढ़ी बोलते जाओ। तो बहुत अच्छी अपनी भाषा, अपनी पहचान है जी। एशियन न्यूज पर आप आए हैं, एशियन न्यूज भी चौथा स्तंभ है। कहीं ना कहीं हम भी कोशिश कर रहे हैं कि समाज सेवा में हम आगे बढ़े, लोगों के मुद्दे उठाएं और जो भी सच दिखाने की कोशिश रहे। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एशियन न्यूज के इस प्रयास के लिए? देखिए, लोकतंत्र का जी चौथा आधार स्तंभ है, और मीडिया जो है लोगों को जगाने के काम करती है और एक सही रास्ता भी दिखाती है जी। बहुत सारे जानकारियां जो आ नहीं पाती वो मीडिया के माध्यम से आती है। मीडिया जो है सतर्क रखती है, सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन भी करती है, और नशा मुक्ति का जैसे है या बहुत ऐसी चीज़ हैं जिससे बचने के लिए आपके मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचता है। और ये मीडिया जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 2047 का उनका विजन है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, उनके उस अभियान में मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ऐसा मेरा मानना है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो सुना आपने शिक्षक से लेकर एक मंत्री तक का सफर कैसा रहा है, बीजेपी पार्टी उन्होंने क्यों चुना, उन्होंने भी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जनता की जो भी शिकायतें हैं उसे दूर कर ली जाएगी। पटवारियों के मुद्दे पर भी अपने सामने सवाल पूछा है, जिसमें उन्होंने कहा कि इसका समाधान जल्द ही निकल जाएगा। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।